एमपी बोर्ड एग्ज़ाम का 2025 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का ये मेरा 4th वीडियो है। सब्जेक्ट कौन सा? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये 2nd वीडियो है, यानी टोटल ये 4th नंबर वीडियो है मेरा। और उसमें भी ये जो है वीडियो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का 2nd वीडियो है। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्योरी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे। उम्मीद करता हूँ उसके आंसर आपने ढूंढ लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। अब मैं आपको जो प्रोवाइड करने वाला हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ 15। और ये 15 दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में 3 मान के चलिए लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं, नोट करते जाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो इज़ रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर। देखिए, कस्टमर से जो पैसा आता है बिजनेस में, वो कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है। और प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये इसका आंसर है। इसके बाद है पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स कम्स अंडर विच एक्टिविटी। कंपनी जब शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो कौन सी एक्टिविटी में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन भी आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपसे सिर्फ एक्टिविटी की बात पूछ रहा है कि कौन सी एक्टिविटी होगी। फिर लिखा है कैश पेड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। फिक्स्ड एसेट को जब खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो किस एक्टिविटी में आता है? इसका आंसर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 से रिलेटेड है। ठीक है, ये AS3। इसके बाद है इनफ्लो ऑफ कैश विल टेक प्लेस ड्यू टू। यहाँ पर पूछ रहा है इनफ्लो ऑफ कैश किस में होगा? देखिए, इशू ऑफ शेयर में। इसके बाद लिखा है डिक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, पेमेंट ऑफ टैक्स। इसका आंसर है इशू ऑफ शेयर, क्योंकि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, तो पब्लिक से बदले में कंपनी को मनी यानी कैश मिलता है। तो इनफ्लो ऑफ कैश कब होगा? जब कंपनी शेयर इशू करेगी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। देखिए, इसमें पूछ रहा है किस में इनफ्लो नहीं हो रहा। देखिए, डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर तो इनफ्लो होता है। इशू ऑफ डिबेंचर भी इनफ्लो होता है। डिक्रीज इन क्रेडिटर जो है ये इनफ्लो नहीं होता है, ये आउटफ्लो होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? आंसर होगा C नंबर, डिक्रीज इन क्रेडिटर। डिक्रीज इन क्रेडिटर मतलब जैसे मान लीजिए क्रेडिटर 20,000 हैं और फिर क्रेडिटर हो गए मान लीजिए 15,000, डिक्रीज हो गए 5। तो इसका मतलब हमने 5,000 का पेमेंट कर दिया और 5,000 का पेमेंट करेंगे तो आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इनफ्लो नहीं है, तो ये इनफ्लो है, ये इनफ्लो है, तो ये क्या है? आउटफ्लो है। तो इसका आंसर क्या होगा? C, डिक्रीज इन क्रेडिटर। कैश इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज, प्रॉपर्टी यानी फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को बेचना और खरीदना कौन सी एक्टिविटी में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। एन इंक्रीज इन एक्रूड इनकम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर इज। अब इसको तो इसका क्वेश्चन करोगे तभी आप समझ पाओगे इसका आंसर। फिलहाल इसको तो आप लोग याद ही कर लो, क्योंकि क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है नहीं न्यूमेरिकल, वो उसी से ही आपको समझ में आएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, एन इंक्रीज इन एक्रूड इनकम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर इज डिक्रीज द नेट प्रॉफिट। द रिलेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विद द, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कौन सी एसेट के साथ कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है? आंसर है फिक्स्ड एसेट्स। नॉन कैश ट्रांजेक्शंस रिड्यूस द प्रॉफिट बट डज नॉट रिड्यूस द कैश। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर ऑन कैश फ्लो। तो अगर हम क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं तो कैश पर कैसा असर पड़ेगा? तो उससे क्या होगा? डिक्रीज इन कैश। कैश पेड टू एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। अगर हम फिक्स्ड एसेट को खरीदते हैं तो उसको हम कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, ट्रू। बैंक ओवरड्राफ्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फॉल्स। तो ये 15 दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको आप ज़रूर देख करके जाइए, क्योंकि अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया और मान लीजिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया तो 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, और अगर 4 नंबर की जगह 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो फिर ऑब्जेक्टिव फिर 3 आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने थ्योरी क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लो और फिर इसको प्रैक्टिस करके जाओ।